तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 23 नवंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज के जो प्रश्न है वो हमें मोहिनी शर्मा और शोभित बंधु जी ने भेजे हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 पर भेज सकते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जिस तरह से हम दिल्ली पुलिस का एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं, ठीक इसी तरह से हम आपका एसएससी जीडी का भी एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी जीडी की फ्री तैयारी भी हम आपकी करवाने वाले हैं और फ्री में स्टडी मटेरियल हम आपको एक टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराते हैं, जिसके बारे में हम अंत में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर में आज पहला प्रश्न कौन सा पूछा गया था। देखिए, आपका आज का पहला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा ये किसका उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो धर्मवीर भारती के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है। तो धर्मवीर भारती की यह रचना आज पूछी गई थी। इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी देख लीजिए। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गुनाहों का देवता जो है इसकी रचना कब की गई थी, ये पूछा जा चुका है। तो गुनाहों का देवता जो है इसकी रचना 1949 ईस्वी में की गई थी। और यह किसकी कहानी बताता है? तो यह चंदर और सुधा के किशोर और भावुक प्रेम की करुण कहानी के बारे में बताता। ठीक है, फिलहाल आपको यही याद रखना है। धर्मवीर भारती के कौन कौन से उपन्यास हैं ये आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाता है? तो सबको पता है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, थोड़ा सा बस केवल प्रश्न की भाषा चेंज की है। और ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किसका वर्णन है। और आज आपसे पूछा राष्ट्रपति संयुक्त बैठक किसकी अनुच्छेद मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाता है। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद 108 के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित किया जा सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको यह बताना है कि ये जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पहले भी इस प्रश्न के बारे में हम आपको बता चुके हैं, पहले भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर आप हमारा एग्जाम एनालिसिस लगातार देख रहे होंगे तो आप ये देख पा रहे होंगे कि 60% के लगभग प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपसे कहते हैं कि पूरा एग्जाम एनालिसिस देख करके जाया कीजिए, आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। अगला प्रश्न है, शिवनाथ शर्मा, यहाँ से गलती से लग गया है, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यह एक संतूर वादक हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि संतूर हो गया, सारंगी हो गया, बांसुरी हो गया, इन सबको आपको देख करके जाना है कि कौन बजाता है। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर यही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका जन्म 13 जनवरी 1938 को हुआ था। एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक थे, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए संतूर को अपनाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये संतूर वादक कौन थे? पंडित शिव कुमार शर्मा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है? अगर आप देखेंगे तो यह प्रश्न हम पहले भी आपको करा चुके हैं। 16 तारीख वाले एग्जाम में यह प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके आज पूछा गया है। पहले पूछा गया था दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, तो हमने आपको बताया था पश्चिम बंगाल में है। बस थोड़ा सा घुमाया कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है, तो जो पश्चिम बंगाल में होगा वो आपका बंगाल की खाड़ी में हो गया। डायरेक्ट यही रिपीट हुआ है प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा भाषा को चेंज किया। देखिए, तो दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। यह कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र बनाया गया था, जो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक और देख लीजिए, जो भिलाई इस्पात संयंत्र है जो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, उसे रूस की सहायता से बनाया गया था। अब एक ट्रिक आपको हम बता दे रहे हैं, 2 इस्पात संयंत्र आपको याद हो जाएंगे किसकी मदद से बनाए गए। ऐसे याद रखिए, एक याद रखिए भीरूस, ठीक है, भीरूस, और दूसरा याद रखिए बोरूस। मान लीजिए ये आपके किन्हीं 2 फ्रेंड का नाम है भीरूस और बोरूस। तो भीरूस से हो जाएगा, भी से हो जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से? रूस की मदद से। बो से हो जाएगा बोकारो इस्पात संयंत्र किसकी मदद से? रूस की मदद से बनाया गया था। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। और ये दुर्गापुरा वाला पश्चिम बंगाल की मदद से बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। देखिए क्या बताया गया है वो आपको हम बता देते हैं। देखिए, भारतीय
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 24 में कारखानों, खानों, दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में आपको पता चला गया कि अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है और क्या क्या इसमें कहा गया वो भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी की फ्री में तैयारी आपकी हम इसी चैनल पर करवाने वाले हैं। माई म्यूजिक माई लाइफ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पंडित रविशंकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है माई म्यूजिक माई लाइफ। ठीक है, देखिए संगीतकार पंडित रविशंकर ने माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक लिखी है, जो उनकी आत्मकथा है। ठीक है, तो ये पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। यह पुस्तक उनके एक संगीतकार और सितार वादक के रूप में कैरियर पर प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? पंडित रविशंकर सितार वादक थे। आगे प्रश्न पूछा जा सकता है। यह 1968 में प्रकाशित की गई थी। देखिए सारे प्रश्न वही बार बार रिपीट होकर के आ रहे हैं, थोड़ा सा बस लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। जैसे आज पूछा है कि माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी है, तो पंडित रविशंकर की है। फिर से प्रश्न आएगा पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सितार वादक है। ठीक है, इसीलिए हम आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी हर एक प्रश्न के साथ में देते हैं। देखिए अगला प्रश्न है स्कूप। देखिए सेम टू सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, इससे पहले भी आपको हम करा चुके हैं ये प्रश्न। स्कूप किस खेल से संबंधित है? तो फील्ड हॉकी से संबंधित है स्कूप। ठीक है, अब आजकल तो इसका क्रिकेट में भी प्रयोग होने लगा है, लेकिन देखिए स्पेशली यह जो मुख्य रूप से अगर बात करें तो यह फील्ड हॉकी का है। और कौन कौन से है देखिए, स्कूप, फ्री हिट, पेनल्टी कॉर्नर, बुली, खतरनाक खेल आदि जैसे शब्द का उपयोग हम फील्ड हॉकी में करते हैं। ठीक है, अब फ्री हिट तो क्रिकेट में भी यूज होता है, लेकिन ऑप्शन में देखना पड़ेगा, दोनों ऑप्शन नहीं देंगे कभी, फील्ड हॉकी और क्रिकेट एक साथ नहीं देंगे अगर आपसे फ्री हिट पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो फील्ड हॉकी से संबंधित है स्कूप। आगे बढ़ते हैं। पंचमहल कहाँ पर स्थित है? स्टैटिक जीके का प्रश्न है। तो पंचमहल कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। फतेहपुर सीकरी से पहले भी प्रश्न आया था बुलंद दरवाजा, तब भी हमने आपको पंचमहल के बारे में बताया था और आज वही प्रश्न आपका आ गया है। तो पंचमहल भारत के उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देव समाज की स्थापना कब हुई थी? 1881 में देव समाज की स्थापना हुई थी। देखिए देव समाज की स्थापना भगत जी महाराज ने की थी। वे एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारक और धार्मिक गुरु थे, जो 19वीं सदी में भारत में एक समाज की सुधार करने के काम में जो है लगे हुए थे। उन्होंने देव समाज की स्थापना 1881 में की थी और इसमें सामाजिक सुधार, शिक्षा, जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का मुद्दा उठाया गया था। स्थापना कब हुई थी? तो देव समाज की स्थापना 1881 में हुई थी। भगत जी ने इसकी स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 को दांडी सत्याग्रह शुरू किया गया था। देखिए दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक कार्य था। 24 दिवसीय ये जो आपका आयोजन था वो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ शुरू किया गया था। ठीक है, और इसका प्रतिरोध करते हुए इन्होंने नमक उठा करके दांडी में अपना जो है ये आंदोलन जो है आपका शुरू किया था। ठीक है, इसे हम दांडी नमक आंदोलन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को अच्छे से पढ़ करके जाइए, हर शिफ्ट में गांधी जी से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया। ठीक है, देखिए भारत में एक महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। यह पद भारत के संविधान के द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत बनाया गया है। तो आर्टिकल 165 आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए आर्टिकल 76 में क्या है, अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है या फिर जैविक नाम क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, और यह संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली किसके शासनकाल में सबसे पहले राजधानी बनी थी? तो तोमर वंश के शासनकाल में दिल्ली जो है सबसे पहले राजधानी बनी थी। देखिए तोमर वंश के तहत दिल्ली पहली बार राजधानी बनी। तोमर वंश की बात अगर हम करें तो देखिए संस्थापक कौन है? अनंगपाल सिंह तोमर जो हैं वो संस्थापक है तोमर वंश के। उन्होंने 8वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान भारत पर शासन किया था। 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहानों ने तोमर राजपूतों को पराजित कर दिया था और इनकी सत्ता जो है 12वीं शताब्दी में समाप्त हो गई थी और इन्हीं के टाइम पर जो है दिल्ली पहली बार राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मोग जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? तो जो संगाई नृत्य होता है वो मोग जनजाति का लोक नृत्य होता है। देखिए तो संगाई नृत्य बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत्र महीने के दौरान संगाई त्योहार के अवसर पर मोग आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है।
ठीक है। यह पारंपरिक भारतीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति त्रिपुरा, भारत में हुई थी। मोग बौद्ध हैं और बर्मी बौद्ध धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ठीक है। तो मोग जो जनजाति है वो एक तरह की बौद्ध की जनजाति है और इन्हीं के द्वारा यह पर्व मनाया जाता है, संगाई। अगला देखिए, अब चलते हैं सीधे कंप्यूटर की ओर। तो कंप्यूटर में क्या-क्या पूछा है? एमएस एक्सेल से 5 प्रश्न आज पूछे गए हैं और आपका एक सेंट्रल अलाइनमेंट करके जो प्रश्न है, वो भी आपका आज पूछा गया था। उसकी शॉर्टकट की पूछी थी। पावर पॉइंट से 1 प्रश्न, एमएस वर्ड के 2 और शॉर्टकट की से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 10 प्रश्न आपके कंप्यूटर के पूछे गए थे। मैथ की बात करते हैं तो मेंसुरेशन से वही गोला और बेलन से प्रश्न आ रहा है, बेलन और गोला। ठीक है। कल की शिफ्ट में पिरामिड भी देखने को मिला था। प्रिज्म में पिरामिड के सूत्र याद करके जाइए। केवल फॉर्मूला अगर आप पढ़ करके चले जाएंगे तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। इतना सिंपल पेपर आ रहा है, केवल आपका फॉर्मूला बेस्ड पेपर आ रहा है। ठीक है। एक प्रश्न रेशियो का, एक शंकु का, प्रॉफिट और लॉस का एक प्रश्न है, बॉड मास के 2 प्रश्न हैं, एलसीएम एचसीएफ से एक प्रश्न आ रहे हैं लगातार शुरू से अभी तक। एक प्रश्न एलसीएम का, एक प्रश्न एचसीएफ का, नंबर सिस्टम का एक, सिंपल इंटरेस्ट का एक, सीआई के जरूर आज 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, डिस्काउंट के 2 प्रश्न, टाइम एंड वर्क का 2 प्रश्न, मेंसुरेशन से 2 प्रश्न और परसेंटेज से 2 प्रश्न और एक प्रश्न आपका एवरेज का भी देखने को मिला है। ठीक है। ये आपका मैथ हो गया। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में डाइस से एक प्रश्न पूछा है और क्यूब कटिंग और पेंटिंग वाले प्रश्न आने लगे हैं। तो क्यूब कटिंग से एक प्रश्न, सीरीज के 2 प्रश्न, सिटिंग अरेंजमेंट से एक प्रश्न आपका पूछा गया था, मिरर इमेज के 4 प्रश्न, पेपर कटिंग के 2, फिगर काउंटिंग के 3 प्रश्न। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो आपके नॉन वर्बल से पूछे जा रहे हैं। नॉन वर्बल करके जाइए आप, आराम से रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर लेकर के आएंगे। एम्बेडेड फिगर जो होती है उसके 2 प्रश्न है, छिपी आकृति, मैथमेटिकल ऑपरेशन के शुरू से ही प्लस माइनस को इंटरचेंज करने वाले, स्टार वाले, ये आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट इमेज क्या होगी, 3 प्रश्न उसके हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न हैं, कथन निष्कर्ष का 1 प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है। तो ये आपका पूरा एग्जाम एनालिसिस हो गया। कम समय में संपूर्ण जानकारी हम आपको देने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपके पास समय बचे और इस आज के एग्जाम एनालिसिस को देखते हुए आप अपनी तैयारी पर और जोर दें और फोकस करें और जो आपकी कमजोरी रह गई है उसको और अच्छा करें एग्जाम में जाने से पहले। वीडियो पसंद आ गई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। ठीक है। चलिए हम आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दें तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पर हम आपको एसएससी जीडी की फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर आपको राकेश यादव सर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, मैथ के राकेश यादव सर की फॉर्मूला बुक मिल जाएगी, आदित्य रंजन सर की फॉर्मूला बुक मिल जाएगी, आदित्य पटेल सर की फॉर्मूला बुक पीडीएफ फॉर्म में सारी उपलब्ध है। ठीक है। नीतू मैम की इंग्लिश की जो नई वाली बुक है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। अभी कल कमेंट आया था कि सर कहाँ पर है ये बुक, तो देखिए आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज्वाइन करने के बाद में डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाइए। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के लोगो पर क्लिक कीजिए और डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाइए। वहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे जाइए तो आपको ये सारी किताबें पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हैं। वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। क्लास नोट्स वगैरह कितनी महंगी किताबें हैं वो सब हम आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल है वो है सक्सेस जंक्शन, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको 24 घंटे बाद इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। बाकी हम लगातार एग्जाम एनालिसिस कराते रहेंगे जब तक आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम चलने वाला है। साथ ही साथ में एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू होते ही हम एसएससी जीडी का भी एग्जाम एनालिसिस कराएंगे और फिलहाल हम एसएससी जीडी के फ्री क्लासेस जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी मिलते हैं कल सुबह फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।